आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया जाएगा और उसके अनाउंसमेंट की शुरुआत आज से होगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिसको सुन के ये तो समझ में आता है कि बैंकों को, एनबीएफसी को वो नज कर रही हैं कि आप पैसा देना शुरू करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश हो रही है और एमएसएमई को मदद करने का एक ऐलान किया गया है। लेकिन जब ये सवाल मैं पूछ रहा हूं एनआईपीएफपी के डायरेक्टर, बड़े अर्थशास्त्री रथिन रॉय से, तो मेरा सवाल सुन के वो हंस रहे हैं, यानी एक जवाब तो मिल गया। अब सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। रथिन दा, आपने सुना है अनाउंसमेंट, जो मैंने अभी ओपनिंग रिमार्क दिया उस पर आप हंसे क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब हम इन सपोर्ट पैकेज की बात करते हैं, आमतौर पे हम ये पूछते हैं कि सरकार अपने कोष से कितना पैसा खर्चा करना चाहता है और कितना पैसे खर्चे करने का अनुमान है, और फिर उस पैसे खर्चे का खर्च कैसे करेगी, आर्थिक जो मूल है वो कहां से आएगा, और फिर जब वो मूल खर्चा होगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे हमारे अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी के बारे में। लेकिन ये जो मतलब एक पूरा तो अनुक्रमणिका है इस पैकेज का, मैंने सुना है पता नहीं 4 है इसमें भाग, या 5 है या 6 है, लेकिन कम से कम पहले भाग में तो यह स्पष्ट है कि सरकारी कोष से, केंद्र सरकारी कोष से पैसे बहुत कम खर्चे होंगे। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जी, जो खर्चा होगा, जो इंतजाम होंगे, वो 2 तरीके। सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार बीच में आवाज ड्रॉप हो गई थी, सरकारी कोष से आप फिर से रिपीट कर दें। कि सरकारी कोष से पैसा बहुत कम खर्चा होने वाला है इस मतलब इंस्टॉलमेंट में। अब आगे देखते हैं क्या होगा। वित्त मंत्री जी बार बार आगे की बात कर रही थी, जब उनसे पूछा गया तो हमें भी मतलब इंतजार करना पड़ेगा। ये एक मतलब फाइनल एग्जाम जैसा है कि अलग अलग पेपर लिखेंगे सरकार। शायद बैंडविड्थ कम है कि एक साथ बता दे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में खर्चा बहुत कम है। तो जो एक मोटा एक जो मोटा नंबर समझ में आया वो ये है कि इस पैकेज की वैल्यू सरकार ये कह सकती है कि 6,40,000 करोड़ रुपए की है, लेकिन सरकार का एक्चुअल कैश आउट 14,000 करोड़ रुपए का है सिर्फ। अगर आप क्रेडिट गारंटी का प्रोविजन जोड़ लें तो आप 30,000 करोड़, अगर 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को दिया जाना है तो चलिए 30,000 का प्रोविजन मान लीजिए, वो कैश आउट नहीं है। ये सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो बजट है ना, उसमें 2 खंड होते हैं। पहला खंड होता है क्योंकि हमारा कैश बजट है कि कितना हम लोग कर और जो बोरोइंग करते हैं, वो टोटल जो पूंजी है वो हम कहां डालते हैं, वो हर साल बजट में बताया जाता है। उसके साथ ये भी बताया जाता है कि लायबिलिटीज क्या है सरकार के पास, और लायबिलिटी सरकार की तरफ 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो डायरेक्टली उनके डेट लायबिलिटीज अगर बढ़े, और दूसरा है कि जो मतलब अलग अलग संस्थाएं हैं जिनको खर्चने का मतलब क्षमता है, जो केंद्र सरकार के बागडोर में आते हैं, कंट्रोल में आता है, जैसे कि पावर कंपनीज है, बैंक से इत्यादि है, इंश्योरेंस कंपनीज है, अगर उनके लायबिलिटीज बढ़े तो अल्टीमेटली इसका ये मतलब हुआ कि मतलब पब्लिक सेक्टर की लायबिलिटीज बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैं ये पहला मतलब पैकेज देख रहा हूं, इसमें मतलब 2 लाइंस ऑफ अटैक है। एक तो मैंने सोचा था होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र तो बहुत कम है ना वित्त मंत्रालय में आजकल, तो ये एक प्रशासनिक लाइन है इसमें जो बहुत स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आज एमएसएमई का डेफिनेशन कैसे बदलेगा, लघु क्या होगा। लेकिन ये हमारा एक बहुत खराब आदत है भारत में कि हम मतलब रुपयों में ये बोलते हैं कि छोटा क्या है और बड़ा क्या है। रुपयों का भाव तो है वो बढ़ता रहता है, जो मतलब 8,000 करोड़ पहले था 10 साल पहले जब यूपीए सरकार ने ये डाले थे लिमिट्स 2006 में, वो अब नहीं है। ये तो स्पष्ट है, हमें मालूम है 15 साल से। तो ये करेक्शन तो होना ही था, ये प्रशासनिक करेक्शन है, कर चुके हैं, अच्छी बात है। पता नहीं क्यों कोविड का इंतजार करना पड़ा, लेकिन चलो कर चुके हैं। दूसरा प्रशासनिक इंटरवेंशन ये है हमें बोलना कि हम अपने पैसे कैसे खर्चे करें, उस पर आप लगाइए वो ईपीएफ वाले जो मुद्दे हैं। तीसरा हुआ जो मतलब कर विभाग कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट, वो क्या कर रहा है? वो बोल रहे हैं कि आपका रिटर्न जो आज फाइल होना था आप 6 महीने बाद कीजिए, क्योंकि आप अनसर्टेन हो गया आपका इनकम क्या है। आपका जो टीडीएस कटता है, चलो उस पर हम थोड़ा सा कम काटेंगे। तो ये सब मतलब जो मेजर्स है, ये प्रशासनिक मेजर्स है।
इनमें कोई आज के तारीख पे इनमें कोई आर्थिक अहमियत नहीं है। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खराब मेजर्स है, अच्छे मेजर्स है, लोगों को सिक्योरिटी मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है, लेकिन इनके जो आर्थिक अंजाम होंगे, इनके जो कर पे अंजाम होंगे, इनके जो बजट पे अंजाम होंगे, ये तभी पता चलेगा जब साल के अंत में हम आएंगे। जी, तो आपसे थोड़ा और समझना चाहूंगा, जैसे टीडीएस टीसीएस पर कहा कि 25% की सहूलियत, तो वो एक क्लियर बेनिफिट है टैक्स पेयर को कि नहीं? आज का बेनिफिट है, कर तो आपको भरना पड़ेगा। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस ये होता है कि मतलब अगर मैं 3 महीने लूं एक साल में, और उस पर अगर मैं 100 रुपए कमाऊं और मुझे उस पर कर जमा करना है जी, तो वो कर आपको तभी जमा करना होगा, ना कि मतलब साल के अंत पर। तो ऐसे हम 4 बार कर जमा करते हैं। तो अब सरकार ये कह रहा है कि क्योंकि आपको नहीं मालूम है आपकी आमदनी क्या होगी साल में, जी, तो अब हम थोड़े से आपको रिलीफ देते हैं कि टीडीएस आप मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं जमा करें, थोड़ा सा कम जमा करें, लेकिन बाद में तो आपको पूरा टैक्स देना होगा जितनी आपकी आमदनी होगी। तो ये कैश फ्लो रिलीफ है और बहुत वेलकम है, लेकिन ये रिलीफ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका टैक्स कम हुआ है, इसका ये मतलब ये हुआ है कि जो आपको कर आज मतलब इस क्वार्टर में भरना था वो आप थोड़ी मतलब उतना नहीं भरना पड़ेगा, आप कम भी भर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगले क्वार्टर में आपकी आमदनी कम हो, तो उससे आपको मतलब एक फायदा हुआ है, एक रिलीफ हुआ है। लेकिन टोटल कर तो आप देंगे जो आपको देना है। ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स रेट कटा है या कोई ऐसे टैक्स रिलीफ मिला या टैक्स राइट ऑफ मिला है। ओके, ओके। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे हम, वो ये कि जैसे कहा कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का कर्ज दे दीजिए, तो पहले बैंक रिस्क अवर्स थे, अपना पैसा जो था वो आरबीआई में ले जाकर के रख रहे हैं, 8 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं। तो थोड़ा ये पर्सपेक्टिव हमको दीजिए कि अब जो सरकार नज करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद क्या अब ये बैंक्स पैसा दे देंगे? क्या एनबीएफसी को लिक्विडिटी मिल जाएगी, या कुछ इन्वेस्टेबल ग्रेड वाली अच्छी वाली एनबीएफसी को पैसे मिलेंगे, दूसरों को नहीं मिलेंगे? क्योंकि इसमें बाजार में स्केप्टिसिज्म ये है कि ये नज है, इसका मैं पालन करूं कि ना करूं ये मेरे हाथ में। सरकार ने आउटसोर्स कर दिया है लिक्विडिटी का काम बैंकों पर और एनबीएफसी पर, वो करे ना करे इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही बात है। वो करे ना करे ये एक मार्केट डिसीजन है, और ये बाजार में दो हाथ है ना, ताली बजाते हैं। एक तो है जो मतलब लोन देते हैं और दूसरे है जो लोन लेते हैं। अब वित्त मंत्री ने उन्होंने खुद कहा कि ऐसा है कि क्योंकि अभी कोविड की अनसर्टेनिटी है, जो लोग मतलब को लोन अवेल करने की सुविधा भी है, वो भी कह रहे कि आज नहीं करेंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास 2 उपाय थे। एक उपाय था कि चलिए कर छोड़िए, आपको वेतन देना पड़ रहा है, आपको वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देनी पड़ रही है, हम उसको हमारे जो राष्ट्र पूंजी है उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ देंगे। वो सरकार ने नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि आपको आज मुश्किल है तो आपको कर्जा लेके वो मुश्किल आप टाल सकते हो, तो कर्जे की सुविधा आपको दे सकते हैं, हम नॉर्मल कोलैटरल वगैरह इत्यादि नहीं मांगेंगे। अब इस पे अगर मैं लघु उद्योगपति हूं तो मैं ये सोचूंगा कि ये कर्जा लेके मैं कल कैसे दूं वापस। अगर मेरे पास उस प्रश्न का सवाल है तब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये बड़े फायदेमंद है। दूसरा इस पे डेंजर ये है कि गवर्नमेंट गारंटी भी देगी, तो जिस हद तक डिफॉल्ट होगा वो बजट पर पड़ेगा जी, बैंकों पर नहीं पड़ेगा। हमारे देश में वो मतलब अधिकतर एक ही बात है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स बड़े कम हैं। तो जो हमारे मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, या तो अगर वो एनपीए बन जाए तो उनका घाटा होता है, फिर वो अंत में सरकारी घाटा है, या तो सरकार डायरेक्टली घाटा ले। तो ये गारंटी प्रोविजनिंग से जो फर्क पड़ेगा बजट में, और ये फर्क हमारे रेटिंग पे भी पड़ सकता है कि हमारे टोटल जो गारंटीज और लायबिलिटीज है स्टॉक पे, वो बढ़ जाएंगे सरकार की जी। लेकिन किस हद तक ये गारंटीज इन्वोक होंगी ये हमें नहीं मालूम है। वो डिपेंड करेगा कि मतलब आगे जाके हुए आर्थिक परिस्थिति क्या है जी। ये स्पष्ट है कि कोलैटरल फ्री लेंडिंग विद गारंटी जब सरकार ने दी है, इसका ये मतलब है कि जो उद्योगपति है जो ये अवेल कर रहा है उसका घाटा नहीं होगा अगर लोन फेल हो जाए। और अगर मतलब यही विश्लेषण है एमएसएमई डिपार्टमेंट का, गडकरी जी का, कि ये अच्छी बात है, तो मैं सहमत हूं, करना चाहिए जी। बिल्कुल। तो ये बात बताएं कि जो कोरोना के क्राइसिस में हम फंसे और हम कह रहे हैं कि इसका इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन इस लॉकडाउन में बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, बहुत प्रलयंकारी स्थिति है, ऐसे में जो कदम सामने आए हैं
वो आपको सरकार के अप्रोच के बारे में क्या बताते हैं? आपको कितनी आशा बनती है कि इकोनॉमी को यहां से डूबने से बचाने का काम हो जाएगा? स्टिमुलस की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। इकोनॉमी डूबेगा या नहीं डूबेगा, इसका फाइनल रिजल्ट हमें दिसंबर में आएगा, और तब तक हम ये देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं जो इकोनॉमी को नहीं डुबा रहा है, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्ट हूं। नंबर एक, जो हम स्वास्थ्य खर्चा कर रहे हैं, जो हम पीपीपीज वेंटिलेटर्स देश में बना रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे, उससे जीडीपी बढ़ेगा। तो एक चेंज इन इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन होगा कि जो स्वास्थ्य वाले हैं वो ज्यादा पैसे बनाएंगे और जो विमान चलाते हैं वो कम पैसे बनाएंगे। तो वो एक कॉम्पोजिशनल चेंज है, उसमें थोड़ा सा घाटा हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है ये। ऐसे चेंजेस होते हैं जब मतलब आर्थिक परिस्थितियां बदलते हैं। दूसरी बात है कृषि। जहां तक हमने जो हमारा राबी क्रॉप था, राबी फसल था, उसको हमने बचाया है, और उसको अगर हम बेच पाए ठीक से और फिर खरीफ की उगाई हो, वर्षा आए और फिर उसकी मतलब बाजार में, मंडियों में बेचे, तो एग्रीकल्चर बच जाएगा। एग्रीकल्चर बचने से दो चीजें होते हैं। एक तो जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस जा रहे हैं उनका एग्रीकल्चर डिपेंडेंस हाई है, एम्प्लॉयमेंट वैसे एग्रीकल्चर में बड़ा हाई है, तो वो एम्प्लॉयमेंट बच जाएगा और लोगों के लाइवलीहुड्स बच जाएंगे और इससे डिमांड फायदा होगा। इन एडिशन टू द फैक्ट कि एग्रीकल्चर इतना भी छोटा हिस्सा नहीं है इकोनॉमी का, काफी बड़ा है, तो अगर हम उसको प्रोटेक्ट करें तो अच्छी बात है। इसमें तो आज कोई टिप्पणी नहीं, तो देखना पड़ेगा क्या टिप्पणी है इसके बारे में, मतलब कृषि लोगों के लिए क्या करेगा सरकार, नहीं करेगा। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री। वहां पे नेशनल वेल्थ डिस्ट्रक्शन का डर है, जो जिसपे भी अभी तक टिप्पणी तो नहीं आई है सेक्टर वाइज। हम बोल रहे हैं कि जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए हम ये कर रहे हैं कि उनको हम कर्जा लेने का फायदा दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उसका परिणाम तो हम तब जानेंगे जब ये लोग बोलेंगे कि भाई ये कर्जा ले, या कर्जा लेकर ही हम डूब मरेंगे, और अगर हम डूब मरे तो कम से कम गारंटी हमारा काम आएगा कि नहीं आएगा। ये सब कैलकुलेशंस लोग करेंगे, तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी दूसरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ खास नहीं हुआ है ना। मैं देखता हूं इसमें कुछ दो वर्गों के लिए हुआ है। एक जो सर्विसेज सेक्टर है, खास तौर पे जहां पे हमारे देशवासी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, जो मतलब हमारे टियर 2 टियर 3 शहर है, छोटे शहर हैं, जो पंक्चर रिपेयर करते हैं, जो ट्रैक्टर रिपेयर करते हैं, जो बाल काटते हैं पेड़ के नीचे बैठ के, सलून में नहीं, और जीडीपी में बड़ा हिस्सा है इनका। बिल्कुल, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगारी के लिए भी, और एक्चुअली जीडीपी के लिए भी। अगर आप यातायात सेक्टर देखें तो आप देखेंगे कि ये जो विमान सेक्टर, एविएशन सेक्टर है, या तो फिर रेल है, या तो फिर रोड, ये तो बहुत छोटा है। असली वहां कंट्रीब्यूशन होता है वो जो ठेले पे जाता है साइकिल लेकर, या एक छोटे टेम्पो में जाता है और यहाँ वहां के का माल यहाँ वहां पहुंचाता है, या यहाँ वहां के लोग टेम्पो में, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन से अभी भी लोग उस पर तो जाते हैं ना, उबर ओला तो 5-6 जगहों पे लगता है। तो वहां जो हिट हुआ है उसके लिए सरकार क्या करेगा, इसके लिए मैं बड़े उत्सुकता से, जो अभी आने वाले भाग है ना इस पैकेज का, उनका इंतजार मुझे है। क्योंकि असली बात, ये प्रलय जो है ये लोगों के जीवन पे पड़ेगा, और अगर लोगों के जीवन पे पड़ेगा तब अर्थव्यवस्था खराब होगा। इसलिए अगर हम लोगों के जीवन, लोगों की रोजगारी ठीक करें तब अर्थव्यवस्था भी ठीक होगा। अगर अर्थव्यवस्था ठीक हुआ तो ये लोग जाके चीजें खरीदेंगे, उससे कर मिलेगा, और वो कर हम फिर उपयोग कर सकते हैं इनकी मतलब और मदद करने में। तो ये जो वर्चुअस साइकिल है, ये अभी तक इस खंड में नहीं देखा हूं मैं, उम्मीद है। तो इसीलिए जो आपने कहा कि उत्सुकता से हम वेट कर रहे हैं कि सरकार क्या कहेगी। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, तो दो चीजें हम जानना चाहते थे कि अप्रोच क्या होगा, और ये अनाउंसमेंट या तो ये सोच रहे हैं कि मैं क्लाइमेक्स की तरफ धीरे धीरे ले जाना है सरकार को, तो पहले थोड़ा बिल्डअप करो, उसके बाद और क्लाइमेक्स होगा, फिर और दूसरा बड़ा सीन आएगा। शायद ये बड़े अनाउंसमेंट बाद के लिए बचा के रख रहे हैं, या आपको आज के अनाउंसमेंट के बाद में ये पूछ ही लो कि नहीं, बताइए सरकार का इरादा क्या दिख रहा है, तो हम क्या कंक्लूड करें। आज के अनाउंसमेंट से मैं कुछ नहीं कंक्लूड कर सकता हूं। ये बोल सकता हूं कि सरकार एमएसएमईज को पैसे नहीं देने वाला है, लेकिन सरकार एमएसएमईज को पैसे बोरो करने का रास्ता दिखा रहा है। सरकार आपके पैसे आपको अगर खर्चा करना हो तो उसका सुविधा आपको दे रहा है, ईपीएफ एक्सटेंड करके।
सरकार एनबीएफसी को भी ये बता रहा है कि आपके लिए हम पैसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मार्केट कंडीशंस पे होगा। रही बात इनकी, अब इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सरकार मतलब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए ऐसे ही अप्रोच बनाए। तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, हो सकता है कि वो जो ज्यादा बड़े जिसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी हैं या वोटर ग्रुप्स हैं, वहां पर डायरेक्ट पैसा जल्दी देने के लिए वो बड़ा अनाउंसमेंट, शायद बड़ी रकम का अनाउंसमेंट बाद में लेकर के आए। ये पॉसिबल है। राजनीतिक मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में ये स्वाभाविक है कि जो आपको बड़ी बड़ी बातें करने, जैसे हमारे रामलीला होता है ना, वो रामलीला के अंत में होता है, पहले नहीं। पहले जरूरी लेकिन बोरिंग काम करते हैं जो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब अगर आप आगे देखें 2-3 दिन ये रामलीला जी, तब जब क्लाइमैक्स आएगा रामलीला का, तब मुझे पूरा उम्मीद है जी, सरकार जब कहा कि हम मजदूरों की देखभाल करेंगे, हम मध्य वर्गों की देखभाल करेंगे, हम किसानों की देखभाल करेंगे, तो उसमें जाएगी राष्ट्र पूंजी, उसमें जाएगा हमारा कर, और उसमें जाएगा हमारा बोरोइंग। अगर ये पॉलिसी है तो ठीक है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं, देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और, प्रधानमंत्री ने जो एक नई बात सामने रखी है वो ये है कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, एक प्रकार का एक बड़ा मैजिक वॉन्ड के रूप में वो सामने लेकर के आना चाहते हैं कि इस क्राइसिस के बाद भारत को तो बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का हमको मौका मिला है और उसका टूल होगा आत्मनिर्भरता। ये बात है या स्ट्रेटजी है? ये एक आशा है, और आशा हम बात में कह सकते हैं, लेकिन आशा को स्ट्रेटजी बनाने के लिए, जैसे नेहरू जी ने किए थे, तब भी तो हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। और वहाँ हमारा स्ट्रैटेजी ये था कि हम ये नहीं करेंगे कि हम गरीब देश हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे आईआईटीओ में, एम्स में, जो हमारे बड़ा काम आ रहा है आजकल, और उससे हम अबव आवर पे ग्रेड इन्वेस्टमेंट्स करके हम राष्ट्र शक्ति बढ़ाएंगे और स्वदेशी राष्ट्र शक्ति बढ़ाएंगे। स्वदेशी शब्द जरूर मतलब इस सरकार की जो पीछे पार्टी है और जो विचारधारा है वहां उपयोग होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो उपयोग नहीं किया था। फिर भी मुझे उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं जो मैं कहते आ रहा हूं, कि अल्टीमेटली इंडिया का जो मतलब राष्ट्र शक्ति बढ़ेगा, आर्थिक शक्ति बढ़ेगा, वो तभी बढ़ेगा जब हम हमारे जो टॉप 100 मिलियन 150 मिलियन लोग हैं उनके लिए चीज़ें बनाएं और उनको बेचें। वो बहुत बड़ा मार्केट है और उससे जीडीपी बढ़े। इससे काम नहीं चलेगा, हमें यही बनाना पड़ेगा जो बाकी 400 मिलियन लोग जो मिनिमम वेज कमाते हैं वो क्या चाहते हैं। उसका मतलब तो साफ जाहिर है, अफोर्डेबल फूड, 400 रुपए का चाइना से ना आए, हम बनाएं। स्लम फ्री इंडिया, एक ऐसे मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था जहां पे आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने के बाद अपने पैसों से अपना चिकित्सा, अपने परिवार का चिकित्सा कर सके, चाहे वो पब्लिकली ऑर्गेनाइज हो या प्राइवेटली। और एक क्वालिटी का शिक्षा, ये 5 चीजें हैं। अगर ये 5 चीजों में हम हमारे मूल डालें, हमारे ताकत डालें, और इससे मतलब भारत एक जागृत स्वदेशी अर्थव्यवस्था के बल पे ग्रो करे, तब इसे मैं कहूंगा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस ये नहीं है कि हम लिपस्टिक बनाएं और हम यूएसए से लिपस्टिक तक नहीं दें जी। तो कल है कि जो चीजें हम नहीं बना रहे हैं, जैसे कि गरीबों के लिए घर, आपके बंबई शहर, मेरे बंबई शहर जैसे, अगर आप कभी हेलीकॉप्टर में जाएं, में एक बार मेरे को मौका मिला था, तब मुझे पता चला कि मेरा शहर बंबई जो है वो एक स्लम शहर है। तो एक स्लम फ्री इंडिया का जो मतलब लेसन है, मैं तो सीख चुका हूं इस माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस से। धारावी में हो रहा है जो महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि बॉम्बे इज अ सिटी ऑफ स्लम्स। तो हमें स्लम फ्री इंडिया करना है, और अगर हम स्लम फ्री इंडिया करें तो उसे मैं कहूंगा सेल्फ रिलायंस। अगर हम ठीक से व्यवस्था ऐसे करें कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोग अपनी रोजी रोटी की कमाई से अफोर्ड कर पाए, तो वो हुआ सेल्फ रिलायंस, वो असल चीज होगी। तो अभी जो एक फिर से नई बात लाई गई है वो है कि बी वोकल अबाउट बीइंग लोकल। जाहिर है कि चीन का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर से एक इमोशनल पिच के साथ इस बॉल को फेंका गया है। और जैसे ही फेंका गया, व्हाट्सएप पे
तरह तरह के एफएमसीजी प्रोडक्ट के तस्वीरें आने लग गई कि ये देशी है, ये विदेशी है, इसका इस्तेमाल बंद करो, इसका इस्तेमाल चालू करो। ये जो गेम है इसको रेटोरिक के लेवल पर छोड़ दें, या हम मानते हैं कि ये इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है? नहीं, अगेन ये जो ब्रांड्स हैं ये कौन खरीदता है भाई? वही 150 मिलियन लोग, है ना? तो अगर हम स्वदेशी फिर से हमारे पूंजीपतियों के लिए, और जो हम में मतलब सौभाग्यवती है कि हमारे पास मतलब इनकम है 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, और जो आपके जैसे, मैं आपके पीछे देख रहा हूं, मैं तो ऑफिस में बैठा हूं, आप मुझे नहीं कह सकते हो, आपके जैसे बड़ा सुंदर घर में रह सकते हैं सर। प्रणाम। अब हम ये बोले कि भाई वो जो पुगला जी के पीछे टीवी है वो भारतीय होनी चाहिए, ये तो खेल नहीं है ना स्वदेशी का। स्वदेशी का खेल अगर ये हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। स्वदेशी का खेल तो वही होना चाहिए कि जो चीजें हम नहीं बना रहे हैं हमारे लोगों के लिए, जो बेसिक चीजें जो आप भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम मार्केट पे डिग्निटी के साथ जाके अपने घर के लिए सामग्री खरीदें, हम मार्केट पे जाके अपने लिए कपड़े खरीदें, और वो कपड़े हम इस देश में बनाए और चाइना में नहीं। मैं समझता हूं, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको ये डर है कि लिपस्टिक चाइना बनाता है और उसके लिए हम क्या करें, तब मुझे उस बात पे, या बिस्किट चाइना बनाते हैं और उसके लिए हम क्या, मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शिक्षा, घर, कपड़े और रोज के सामग्री जी, ये मेक इन इंडिया होनी चाहिए, और इसका सप्लाई चेन इंडियन होनी चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, और ये तो मतलब गांधी जी ने भी बोला था, दीनदयाल जी भी बोला था, अंबेडकर जी भी बोला था। तो हमारा भारतीय विचारधारा में तो इसके लिए मतलब बहुत क्रॉस पार्टी सपोर्ट है। बिल्कुल। ये आपने लिपस्टिक वाला बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और अभी आपने बिल्कुल पासिंग रेफरेंस में जिक्र किया था बहुत बड़ी घटना का, कि इस माइग्रेंट क्राइसिस को जो आपने नजदीक से देखा है, इसको कंट्रास्ट करें जो कि हम लगातार इस सरकार से सुनते हैं, और वो ये सुनते हैं कि ये सरकार तो गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए जान दे देगी, सरकारी खजाने पर पहला हक गरीबों का है। ये दोनों पिक्चर रिकंसाइल कैसे होती है? क्योंकि ये सरकार कहती है हम सब कुछ गरीबों के लिए कर रहे हैं, तो जो आपने अभी स्वदेशी और असली समृद्ध भारत की तस्वीर खींची, जिस गरीब, शिक्षा, स्वास्थ्य और करोड़ों लोगों की इनकम बढ़ाने की बात कही, न कि मिडिल क्लास और अमीरों की बात, तो ऐसे में पूरी सरकार का नैरेटिव है कि हम तो गरीब के लिए जान दे देंगे, और वैसे में माइग्रेंट क्राइसिस का दूसरा पिक्चर हम देख रहे हैं। दोनों आपने रिकंसाइल कैसे किया एक अर्थशास्त्री के रूप में अपने मन में? सरकार एक राजनीतिक संदर्भ में काम करता है जिसमें उनका दायित्व भी बनता है और उनका फायदा भी इसमें है कि वो गरीबों के लिए जो कर सके वो करे। लेकिन सरकार एक सामाजिक संदर्भ में भी काम करता है। तो मैं ये जो माइग्रेंट लेबर की जो आपने बात उठाई, उस इश्यू को मैं सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं कि समाज क्या वैल्यू देता था इन माइग्रेंट लेबरों को। अब तो ये लोग हमारे टीवी पे आए हैं, इनके मुंह हमारे टीवी पे आए, और ये माइग्रेंट लेबर कहां से आ रहे हैं? तो जब हम लोकल बोलते हैं, चाइना छोड़िए साहब, 2000 किलोमीटर साल में 2-3 बार भारतीय रेल पे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान से पश्चिम और दक्षिण भारत में आकर सिक्योरिटी गार्ड, इनफॉर्मल लेबर, चाय की दुकान, पंक्चर की दुकान, होटल में वेटर, ये सब काम कर रहे हैं। इस पे तो आप मतलब लिटरेचर भी है हिंदी में भी है, आप जानते हो अच्छी तरह से। बिल्कुल, और बिल्कुल। हिंदी में बस अवार्ड नहीं मिलता, अंग्रेजी वालों को अवार्ड मिल जाता है, सही लेकिन लिटरेचर तो बहुत है हमारे भाषा की इस बारे में। और ये जो हमारे सामाजिक रियलिटी है, इस पे हम लोग हमारे घरों में बैठकर आंख बंद करें सालों से चले आ रहे हैं। तो अगर मैं लोकल समझूं और मैं ये राजनीतिक संदर्भ और ये सामाजिक संदर्भ को एक करना चाहूँ, तो मेरा जो सलाह होगा मोदी जी को यही होगा, मेरा जगह नहीं है मोदी को सलाह देने, चलिए जो रूलिंग पार्टी है उसको, उनको वही होगा कि ये दो संदर्भ लोग एक साथ लाने के लिए ये याद रखिए कि जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम उद्योग शुरू नहीं करेंगे, और जब तक हम वहां रोजगारी के, अच्छी रोजगारी के अपॉर्चुनिटीज, और उस समाज में जो लोग काम करते हैं और जब पैसा खर्चा करते हैं उनके बच्चों के लिए एक अच्छा कल नहीं पैदा करें, तब तक ये जो कलंक है हमारे देश में वो रहेगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर आदमी जो है
अमेरिका और यूरोप माइग्रेट करने का जो सपना देखता है, और बहुत भारतीय देखते हैं, सिर्फ इसलिए देखते हैं कि वो पैसे बनाएंगे, इसलिए भी देखते हैं, उन जानते हैं कि वहां उनका जो आर्थिक फ्रीडम है, उनका जो सामाजिक स्वतंत्रता है वो बढ़ेगा, उनका जो एजेंसी जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वो बढ़ेगा। अब ये बात हमें याद रखना चाहिए कि जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, अब तक ये सोच रहे थे, जैसे आपने जरूर सोचा होगा, मेरे ग्रैंडफादर भी माइग्रेंट थे, बंगाल से महाराष्ट्र आए, कि वो अपने सिर्फ अपने आमदनी के बारे में नहीं सोच रहे थे, वापस इसलिए भी नहीं गए कि वहां जो सामाजिक पाबंदियां थे उनसे तो वो बच गए, दूर हो गए, और हम एक्सेप्ट भी हुए थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जो लोग दक्षिण में आते हैं, जो लोग बंबई आते हैं, उनको हम बाहर वाले जैसे मानते हैं और बाहर वाले जैसे बर्ताव करते हैं। जब मैं छोटा था बंबई में, तब भी हम मतलब यूपी वालों को भैया कहते थे, लेकिन थोड़े से प्यार से कहते थे जी। ऐसे नहीं कहते थे कि बस आप लोग स्लम में रहेंगे, हम 2 मिनट नहीं सोचेंगे कि आपके बीवी बच्चे इतने दूर बैठे हैं कि हम तुम्हें क्यों ना मौका दें, एक ही देश है कि आप यहाँ हमारे साथ रहें। तो ये जो मतलब सामाजिक समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है। इस पे हमें समाज के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे विचार करना होगा कि इसको हम कैसे सुलझाएं, तब सरकार इसके बारे में कुछ कर सकता है। और ये जो चीन वर्सेस भारत का जो हम बात कर रहे हैं ना कि मेक इन इंडिया, वो जो प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और जब तक हम ये दूसरे प्रॉब्लम पे हमारे आंख बंद रखेंगे ना, तब तक हमारे देश की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है और हमारे देश की जो कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है कि जहां अधिकांश लोग रहते हैं वहां पे ना सामाजिक सुरक्षा है, ना आर्थिक सुरक्षा है, ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा, तब तक वो जो जागता भारत प्रधानमंत्री चाहते हैं, आई एम अफ्रेड वो नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो जो एक बीमारी से हम सब ग्रस्त हैं वो है डिस्ट्रैक्शन की बीमारी, और उससे पीछा छुड़ाना जरूरी है। आपने जो कहा उसका निष्कर्ष ये है। और दूसरी बात ये कि आप भी माइग्रेंट हैं जो मुंबई आए थे, मैं भी माइग्रेंट हूं जो मुंबई आया था। तो इस तरीके से हम लोगों में एक कॉमन फैक्टर ये है कि हम लोग दोनों मुंबई वाले माइग्रेंट हैं अब। और आपने, मेरा ख्याल है, हिंदी में कम बातचीत करते हैं, लेकिन आज आपने हमसे हिंदी में बातचीत की, इसके लिए मैं आपको अलग से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब हो सकता है निर्मला जी जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो डेली बेसिस पर तो मैं आपका समय नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जब एक कंक्लूजन होगा तो फिर हमारे लिए आप समय जरूर निकालिएगा। रथिन रॉय, आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।